हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको थंबनेल पर दिखी गया होगा क्या, नाइट्रिक एसिड की इंपोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, देखो नाइट्रिक एसिड की इंपोर्टेंट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम इसकी जो भी इंपोर्टेंट विधि है, ठीक है, ओस्टवाल्ड जो विधि है ना, ओस्टवाल्ड मेथड है ना, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको पता है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक, आपको एकदम मक्खन हो जाएगा, बस आपको साथ साथ कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, साथ साथ अगर जो मैं बताऊंगा आपको एक एक रिएक्शन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो आप ध्यान से समझना। अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रिक एसिड। तो देखो पहले नाइट्रिक एसिड के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता क्या है, ऑक्सीकारक होता है या ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो देखो आपको पता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। ठीक, ये चीज है। अब देखो जो नाइट्रिक एसिड होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नाइट्रिक एसिड होता है एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इट इज, ये क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो बात ये ओनली, अब देखो ये शब्द आया ना ओनली, इसको भी बात करेंगे। ओनली का मतलब पता मैं क्यों कहा कि यहाँ जो है, जो HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड, ये कैसा प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, प्रबल। ठीक, केवल, ओनली का मतलब केवल, इसका मतलब केवल कहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये प्रबल अपचायक भी हो सकता है, लेकिन क्या क्या ओनली का है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि HNO3 सिर्फ ओनली प्रबल ऑक्सीकारक है, न कि अपचायक भी। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भी यौगिक कंपाउंड आपको मिल सकते हैं कि जो प्रबल ऑक्सीकारक होने के बावजूद प्रबल अपचायक भी होते हैं, जैसे HNO2। आपको पता होगा HNO2 क्या कैसा होता है, HNO2 ऑक्सीकारक भी होता है और आपका अपचायक भी होता है, दोनों होता है ये। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी प्रबल ऑक्सीकारक होता है ये। ठीक, ओनली समझ गए होंगे, ना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, लेकिन ये होता है दोनों। ठीक, तो ये डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये, अब देखो समझेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है ये, इस चीज को क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात करूँ ना HNO3 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है ना, वो कितनी होती है, ऑक्सी मैक्सिमम इंडिविजुअल देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, इसकी बात करें हम, ये आपको शायद दिख रहा होगा क्या, नहीं, एक मिनट। तो देखो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, इसकी बात करूं तो देखो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या पता है कितनी होती है इसकी, +5 है, निकाल सकते हो आप, ये रहा HNO3। ठीक है, तो HNO3 में आप जब आप N की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखोगे, अगर आपको नहीं आता ना ऑक्सीकरण संख्या, आई बटन में लिंक आप देख सकते हो, मैंने निकालना सिखाया है। ठीक है, अगर मुझे N की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए ना इसमें HNO3 में, तो होगा क्या, हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसको x मान लेते हैं, जिसकी निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं हम, x। तो N की निकाल रहा हूँ, x मान लिया, और सभी के बीच में साइन प्लस का आता है, और जी O की होती है -2। ठीक है, कितनी हुआ है, 3, तो 3 में गुणा कर देते हैं, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया। आई बटन में लिंक आप देख सकते हो भाई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो 1 + x, 3 दूनी 6, 0। अब देखो कितना बचा, -5 को इधर लेकर जाओगे आप, कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, तो x की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5 है यहाँ पर HNO3 में। तो बस ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, +5 है। अगर आपसे मैं बात करूं कि N की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो आपको पता होगा N की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -3 से +5 तक होती है, ये होती है ना, नहीं निकालना आता है। तो देखो अगर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो बस आपको N देख लेना है। N का मतलब पता है क्या है, N का मतलब है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, देख लो आप। ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अगर आपको एकदम क्लियर ही करना है तो देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर नाइट्रोजन को ले लूँ, 7N होता है, 7 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अब इसका आप लिखो, इसका लिखो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे आप, तो इसका भी आप देख सकते हो भाई, मिल जाएगा आपको। मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सिखाया पहले ट्रिक के साथ। ठीक, तो क्या होगा इसका 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p3, ये होगा ना। ठीक, 2 4 7, इनको गिन लेते हैं, देखो ये 7 के बराबर होना चाहिए, 2 2 4 और 3 7 हो गया ना इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब अगर इसके बात करें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की, तो देखो ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यही है, ये देखो बाह्यतम कोश यही तो है 2, आपको दिख रहा होगा। N बराबर कितना है, 2 है, क्योंकि बाह्यतम कोश की संख्या देखो दूसरा है, N बराबर कितना है, 2।
ठीक है। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश, क्योंकि जो एन है वो क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं इसमें बात करूं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को देख रहेंगे 2s2 2p3, यही है ना बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक का सामान्य जो भी सामान्य इलेक्ट्रॉन क्या होता है, NH2NP3 होता है। ये होता है ना NH2NP3, एन यानी कोश चेंज हो सकते हैं, एस में 2 रहेगा और ठीक है। देखो NH2NP3 रहेगा भाई, ठीक है। ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। ये चीज है बस। तो देखो मैं बता रहा था आपको, मैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देखो एन क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, तो बस वही है। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ये चीज होती है, आपको दिख रहेंगे ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। अब मैं सीधा सीधा बताता हूँ, जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो ना, बस हाईएस्ट वो देख लो नंबर किसमें, वही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो हाईएस्ट ये रहा ना 2, इसमें तो हाईएस्ट 2 ही है ना, ठीक है। ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। अब कितने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, देखो कोश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी हम देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखाई जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बाह्यतम कोश के हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 3, ठीक है। तो देखो ये एन बराबर, तो मैंने ये मिस्टेक कर दी, क्योंकि देखो एन की वैल्यू तो यहाँ पर कहते हैं 5 है, क्योंकि ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बताती है एन पर, लेकिन कोश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 है, ठीक है। कोश 2 है इसमें, दूसरी कोश में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये चीज के है, मैंने आपको बताया कोश। तो देखो अब हम बात कर रहे थे ओनली बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पहले तो हमने देखा बाह्यतम कोश क्या है, बाह्यतम कोश ये है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश कौन सा होता है, जिसमें आप ये देख लो हाईएस्ट नंबर, ठीक है, क्या हो, हाईएस्ट नंबर वाला। वैसे सिंपल बता रहा हूँ वैसे मैं आपको। तो ये आपका क्या बाह्यतम कोश है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन एस में कितने 2 और पी में कितने 3, तो यही है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। एस में कितने 2, पी में कितने 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये होती है एन की वैल्यू कितनी 5, बस रख दो एन की वैल्यू 5। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मैं, एन की निकाल रहा था ना मैं, कितनी होगी 5 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर +5 प्लस करना। अगर आपको मिनिमम चाहिए, कैसी मिनिमम, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो n-8 कर देना, ठीक है। n-8, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -3। अब मिनिमम कितनी है -3, तो हम यहाँ से समझ चुके हैं कि n की ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक होगी, -3 से +5 तक, ठीक है। अब वही कंडीशन यहाँ पर है, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली बनाने का कारण यही ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आप देख सकते हो n की जो नाइट्रोजन है इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक लाई कर रही है। ये आपको दिख रहा होगा ना, -3 से +5 तक। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +5 होती है। +5 तो ज्यादा हो नहीं सकती भाई, क्योंकि आपको पता है एन की कितनी होती है -3 से +5 तक लाइन कर सकती है। अब देखो इसकी भी कितनी है +5, यानी +6 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हाईएस्ट और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर और नहीं दिखा सकता। अगर हम बात कर रहे हैं HNO2 की, देखो HNO2 में क्या होता है, HNO2 में अगर यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसकी, ठीक है, -4 कितनी निकलेगी, +3 निकलेगी यहाँ से। तो -4 और +3 उधर ले जाओगे +3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब देखो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये लाइन कर सकती है, क्योंकि किस किस के होती है, -3 से +5 तक होती है। अब देखो ये +4 +5 भी हो सकता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में ये क्या कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, +4 +5 तक जा सकता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपचैक हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर मान लो कैसा कार्य करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, अगर ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। अगर मान लो ये ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, कम भी कर सकता है, कम तो ये भी कर सकता है, तो बस यही है, अगर ये कम करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। तो इसलिए करता है ये दोनों काम, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, पर लेकिन ये नहीं कर सकता कौन, HNO3, क्योंकि +5 हाईएस्ट है और इतनी ही एन की होती है ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट, तो इसलिए ये तो बढ़ा नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, पर लेकिन कम कर सकता है। अगर ये कम कर सकता है तो यही कारण है कि दूसरे का क्या कर सकता है, ये दूसरे का तो ये देखो खुद का तो ऑप्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। इसका तो ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम तो हो सकती है, ठीक। और दूसरे का क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है दूसरे को, ठीक है। दूसरे का क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है दूसरे का। तो ये सिंपल बस इंपोर्टेंट चीज क्या है कि दूसरे का क्या कर देगा, ये दूसरे का तो ऑक्सीकरण कर सकता है, ठीक। 1 मिनट इसको लिखूं मैं, क्या कर सकता है, ये ऑक्सीकरण कर सकता है भाई, ये समझ लो। ये कैसा है, ऑक्सीकारक है भाई। जो ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो दूसरे का क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें। ये खुद का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिर्फ ओनली ये कैसा है, ये अपचयन कर सकता है अपना भाई, ठीक है, अपचयन हो सकता है, इसका अपचयन हो सकता है,
किसका। अब क्यों हो सकता है आपको पता ही चलेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो कम हो सकती है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो सकती है इसकी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो सकती है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन तो हो सकता है, पर लेकिन इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है जितनी N की होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ सकती, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। पर लेकिन ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर सकता है, अपचायक की तरह नहीं कर सकता। ठीक, समझ गए होंगे आप, वही ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है। और मैंने आपको बता दिया अगर मैक्सिमम निकालना हो तो n फॉर्मूला ये n फिर n-8 ये आइडिया है, ऐसे निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब क्यों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया ओनली। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक यही बता रहा था मैं इसके बारे में। और मैंने आपको ये बता दिया कि सामान्य इलेक्ट्रोविन्यास ये होता है आपका पी ब्लॉक का NH2 NP3, ये कोस चेंज हो सकता है। ठीक है, कौन से में जाएगा वो तो हम डिपेंड करेगा, 2 में जाएगा 3 में 3 है वो चीज। तो ये इसका सामान्य होता है इलेक्ट्रोविन्यास। तो ये सिंपल हो गया। और अगर मैं बताना चाहूँ तो ये आपको पता ही है HNO3 जो होता है वो कौन सा नाइट्रोजन समूह में आता है। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट ऑस्टवाल्ड मेथड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी रिएक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस बेसिक आप भाई क्लियर हो गया होगा आपको। बस ये आप ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ से ये चीज इंपोर्टेंट निकलती है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक, तो देखो अब हम उसको डिस्कस करते हैं, आपकी ऑस्टवाल्ड मेथड। ठीक, ऑस्टवाल्ड मेथड। ठीक, देखो सिंपल है, एकदम आसान है, हलवा लगेगा आपको, बस आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमें देखो 3 कक्षक मिलेंगे इसमें। ठीक है, कक्ष मिलेंगे, उत्प्रेरक कक्ष होगा एक। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में मतलब हम उत्प्रेरक करेंगे कि हम 2 प्रोडक्टों को लेकर के मिलाएंगे। ठीक है, हमें कहाँ पर जाना है, इसमें जाना है। ठीक है, इसको बनाते हैं ऑस्टवाल्ड विधि से भाई। ठीक है, तो उत्प्रेरक कक्ष होगा, उत्प्रेरक कक्ष में क्या होगा, उत्प्रेरक कक्ष में हम क्या करेंगे, हम NH3 लेंगे। ठीक है, NH3 कौन होता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की हम रिएक्ट कराएंगे अमोनिया को किसके साथ, O2 के साथ। ठीक है, पर लेकिन कुछ कंडीशन होती है इसके रिएक्ट कराने के लिए। जब हम इसकी रिएक्ट कराते हैं इसके साथ तो होता है क्या, हम एक प्लेटिनम की जाली लेते हैं और 800 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं इसका। ठीक है, कितना टेम्परेचर, 800 डिग्री प्लेटिनियम की जाली ली जाती है। ठीक है, तभी होती है रिएक्शन NH3 की O2 के साथ। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में क्या करते हैं, हम NH3 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं। ठीक है, तो देखो साथ साथ हम बनाते चलेंगे इसका। किधर बनाए, इधर, तो देखो इधर बनाते चलते हैं। ठीक है, स्मॉल में बनाऊंगा मैं एकदम आसान तरीके से। देखो ये होता है आपका, सिंपल देखना आप। ठीक, ये हो गया उत्प्रेरक कक्ष। ठीक, यहाँ पर होती है आपकी प्लेटिनम की जाली। इसमें देखो यहाँ पर लगा देते हैं हम क्या, प्लेटिनियम की जाली। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्लेटिनियम की जाली लग गई, ये समझ लो यहाँ पर प्लेटिनियम की। ठीक है, ये क्या है, PT की जाली। ठीक है, प्लेटिनियम की जाली यहाँ पर देखो। और देखो यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं हम कितना, 800 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, कितना टेम्परेचर लगाया था आपको, देखो लिखा ये था 800 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ से हम प्रभावित करते हैं क्या, NH3 और O2। ठीक है, अमोनिया के साथ किसको, ऑक्सीजन को भाई। ठीक है, तो हम करते हैं NH3 प्लस O2। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आपको दिख रहा है या नहीं नीचे। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रभावित करते हैं NH3 प्लस O2 ये। ठीक है, रिएक्शन तो कराऊंगा मैं अभी। और ये कौन सा कक्ष है, पहला ये आपका है, पहला है, इसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष ये है। ठीक है, देखो होगा क्या, जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है सिंपल आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या बनेगा। ठीक है, ये आप अगर आपको प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, देखो H और O है तो इसका मतलब जल तो बनना ही बनना है। ठीक है, और एक और चीज इसमें बनेगी, और एक और चीज बनती है इसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आपका NO, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भाई। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये NO के साथ क्या बनेगा, जब HNO है तो इसका मतलब जल तो बनना ही बनना है। ठीक है, H2O, और क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान रखना क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं बार बार बोलूंगा तो आपको याद होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, NH3 रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस HNO है तो इसका जल तो बनना ही बनना है। ठीक है, अब बैलेंस तो हम करेंगे इस रिएक्शन को। ठीक, बस आप ध्यान से देखते चलना। ठीक है, तो देखो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, देखो अगर आपको इसमें अगर बैलेंस पर ध्यान देना है तो देखो
अगर आप इसमें अगर बैलेंस कर लेते हो किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बस फोकस करना है किस पर, हाइड्रोजन पर, ठीक है, बस हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। अब कैसे करके हाइड्रोजन को बैलेंस करो, देखो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा भाई। तो देखो हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये 2 है, यहाँ पर कितना है 3। अगर मैं देखो अभी हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही आप सोचना बैलेंस करना, मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा। 3 है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई सोच रहा हूँ मैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6 हो गया, 3 का इसमें कर लेता हूँ, ये 6 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन तो हो गया, ठीक है, एन इसमें क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, तो एन कितना हो गया 2, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेता हूँ, एन बैलेंस हो गया ना, ठीक। अब देखो हो गया क्या, एन हो गया, ठीक है, एच भी हो गया, पर लेकिन ओ बचा, अब ओ को चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ पर है, इधर देखते हैं, 3 इधर है, 2 यहाँ पर, कितना है 5। अब इधर देखो, इधर कितना है, इधर कितना है 2। क्या आप इसमें इधर कितना है 2, इधर कितना है 3, ओ को ध्यान से देखना, बस ओ बचा है, इधर कितना है 2। अब देखो ये कैसा हो गया पता, ओड नंबर बन चुका है यहाँ पर, आप इसे बैलेंस नहीं कर सकते भैया, क्योंकि इधर तो 3 है, ये तो देखो आप कर चुके हो इसको बैलेंस, अब आप बैलेंस नहीं कर सकते यहाँ पर। ध्यान रखना ऐसी कंडीशन बन जाए ना, क्योंकि आप देखो ये तो 3 है, फिक्स हो गया ये तो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते चेंजिंग पर, लेकिन यहाँ पर कितना 2, इसके बराबर तुम कर ही नहीं सकते, विषम है। 3 और 2 5 है, इधर 5 कितना है 5, ठीक है, कितना 3 और 2 5 है। तो अब भाई बैलेंस करना आपके लिए, क्योंकि ये ओड नंबर बन चुका है, यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बैलेंस आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। ऐसी कंडीशन बन जाए ना, विषम वाला बन, देखो विषम हो गया ना, तो बस दुगना कर देना, दुगुना कर देना, क्या कर देना, दुगुना कर देना, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा दुगुना। 3 का क्या कर दो 6, 2 का क्या कर दो 4, और 2 का क्या कर दो 4। अब वो को बैलेंस करके देखो, ठीक है, और तो सब बैलेंस होंगे, ठीक है। देखो वो कितना आपका 6 और 4 10, इधर कितना है 2, 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 10, हो गया बैलेंस, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, एक तरफ ओड हो और एक तरफ इवन बन रहा हो, और आप ऐसी कंडीशन हो रही है कि हो नहीं सकता बैलेंस, तो ध्यान रखो दुगुनी कर दो, हो जाएगा बैलेंस। मैंने दुगुना किया था, 3 को 6 कर दिया, 2 था 4 कर दिया, 2 था 4 कर दिया। अब देख लो 4 एन है, 4 ही है, 4 दिया वो 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 यहाँ पर है, वो 6 यहाँ पर है, 10 बैलेंस हो गया, देख लो, ठीक है, ये है, ये हो गया क्या, उत्प्रेरक कक्ष। अब सेकंड बात करते हैं अवशोषक कक्ष की, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, अवशोषक कक्ष मिलता है भाई। अवशोषक का मतलब समझ गए आप, यहाँ पर क्या करवा देंगे हम इसको, ऑक्सीकरण करवा देंगे इसका, ठीक है, अवशोषित करवा देंगे इसको। तो देखो अवशोषक नहीं होता, ये होता है ऑक्सीकारक कक्ष होता है, सॉरी ऑक्सीकारक, अवशोषक में तो जल करवाएंगे ना, ऑक्सीकारक कक्ष, ठीक है, क्या करवा देंगे हम इसका, यहाँ पर ऑक्सीकरण करवा देंगे, ठीक है, ऑक्सीकारक कक्ष में वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब ये होता है ना, ऑक्सीजन को ऐड, तो ऑक्सीजन का ऐड करने का मतलब O2 किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे हम, ठीक है, O2 किसके साथ रिएक्शन। तो देखो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक, फिर क्या आएगा आपका ऑक्सीकारक कक्ष, ठीक है, ये थोड़ी जगह की शॉर्टेज रहेगी ना, तो इसको थोड़ा सा स्मॉल में लिख देता हूँ, NH3+ O2, टेम्परेचर इसका रहेगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ठीक है। तो देखो ये आपका है ऑक्सीकारक कक्ष भाई, ठीक, ये कौन सा कक्ष बन चुका है, ऑक्सीकारक कक्ष, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका, ऑक्सीकारक कक्ष। दूसरा कौन सा होता है, ऑक्सीकारक कक्ष, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, O2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है, जो NO ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, O2 के साथ। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड कर देना, और इससे आप लगा लो दिमाग, क्या होगा, O2 के साथ रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, क्या, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये बन जाएगा भाई। अब देखो आप ध्यान से बैलेंस कर लेंगे, सिंपल है, तो इसको बैलेंस करना। और देखो यहाँ पर O कितना है, 2 और 1 3 है ना, इधर कितना है 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 2n हो गया, ध्यान देना 2n हो गया, 2n 2n हो गया, ठीक। क्या क्या मैंने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2n हुआ, n कितना होगा दुगना, तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा ना। अब देखो वो अपना बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 बैलेंस है ना, ठीक। तो क्या होगा इसमें, जब यहाँ से NO आएगा तो NO किसके साथ एक्ट करेगा, O2 के साथ, क्या बना देगा, अगर 2NO 2NO2, ठीक है। अब देखो ये ऐसे, ठीक, ठीक है, 2NO2, ये कौन सा कक्ष है, ऑक्सीकारक कक्ष है।
अब देखो नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा, नेक्स्ट आएगा अब आएगा आपका अवशोषक कक्ष। कौन सा? अवशोषक, अवशोषक कक्ष। अवशोषक में तो आपको पता ही है, जल के साथ इसकी रिएक्शन आप करवा दो, ठीक। तो देखो ये आपका है अवशोषक कक्ष। देखो अवशोषक कक्ष में क्या होता है कि हम यहाँ इस पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इस पर हम जल की बौछार करते हैं, ठीक है। जल की बौछार उस प्रकार की व्यवस्था करी जाती है इसमें कि जल इस पर धीरे 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 इस पर गिरे, ठीक है। जो होता है जब NO2 इसमें जाती है तो वो क्या हम क्या करेंगे, जल की बौछार करते हैं। तो इस प्रकार का एक कंडीशन आ जाता है, देखो ऐसे, ठीक, ध्यान से देखना आप। ये यहाँ पर क्या होता है, आपका जल भरा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये जल ऐसे आता है, जल ऐसे आता है, यहाँ पर हम उसके निकास व्यवस्था बनाए थे यहाँ से ऐसे। ये क्या है, इनमें से जल निकलेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। कैसे आएगा, धीरे धीरे यहाँ से जल निकलेगा आपका, धीरे 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 जल निकलेगा। यहाँ पर हम करते क्या है कि यहाँ पर हम क्वार्टज भर देते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि क्वार्टज क्यों भरते हैं, क्योंकि जल अगर जब क्वार्टज के ऊपर गिरेगा, देखो क्वार्टज का मतलब नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे इस प्रकार का क्वार्टज भर देते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि जल धीरे 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 निकलेगा, इनमें से थोड़ा थोड़ा इनमें गैप होगा, धीरे धीरे उसमें से जल निकलेगा। और हम क्योंकि हमें जल को धीरे धीरे ही नीचे पहुंचाना है इसके, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्वार्टज लगा देते हैं, जिससे कि जल एकदम आसान धीरे धीरे तरीके से नीचे जाएगा, ठीक है। तब NO2 से वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पर क्वार्टज क्या होता है, क्वार्टज भरते हैं, ठीक है। ये क्या है इसका नाम, क्वार्टज। चलो बाद में लिख देंगे इसका नाम, ठीक है। तो क्या होगा, अवशोषक कक्ष में क्या होता है, जो NO2 है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जल के साथ। जल की बौछार आ रही है तो NO2 तुरंत क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। जब NO2 क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता क्या पता है आपका, HNO2 प्लस HNO3। देखो वैसे तो ज्यादातर बुकों में ये लिख देते हैं NO2 H2 के साथ रिएक्शन करता है तो HNO3 बन जाता है नाइट्रिक एसिड। पर होता क्या है कि भाई आपको भी पता है कि कोई रिएक्शन पूरे 100% नहीं होती है, तो इसका मतलब कुछ तो देखो HNO2 भी बनता है, कुछ HNO3 भी बनता है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम है आपका नाइट्रस एसिड, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड, जो हम बना रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये चीज होता क्या है, ये बनता है नाइट्रस एसिड भी बनता है, क्योंकि ये बनता है 100% होती नहीं कोई रिएक्शन। फिर देखो ये यानी खुद से ही रिएक्ट कर जाता है HNO2, ठीक है। HNO2 भी जब खुद से रिएक्ट करता है तब फिर ये भी किस में चेंज हो जाता है, आपका नाइट्रिक एसिड में ही चेंज हो जाता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। देखो क्या होगा, सिंपल रिएक्शन होती है यहाँ पर, इस देखो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका नाइट्रिक एसिड बनाएगा प्लस NO गैस को निकालेगा, किसको, NO को। कौन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रहा, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर बनती है प्लस जल, ये। तो आप इसको बैलेंस कर लो आप। तो अगर आप जब इसको बैलेंस करोगे तो N को देखो, N कितनी यहाँ पर, एक और एक दो, ठीक है, दो है। जब यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अब देखो वो कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। इससे तो काम बनेगा नहीं, वो अगर 4 है यहाँ पर देखो कितना, 3 और 1 4 5, कोई काम नहीं बन सकता, ठीक है। इससे दो, क्योंकि 3 4 1 5 नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब देखो क्या बैलेंस बन सकता है क्या ये, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो H कितना हो गया, H हो गया आपका 3, तीनों H हो गया ना, 3H, एक H ये रहा, एक ये, दो ये रही, H तो कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो N कितना है, 3, इसका मतलब यहाँ पर N कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, H बैलेंस खराब हो जाएगा, H यहाँ पर जो बैलेंस हो चुका है H वो अब कैसे हो जाएगा, फिर अनबैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसमें करूंगा तो H बैलेंस में इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब O को तो हम बैलेंस करेंगे भी आगे, तो O को तो हम देख ही लेंगे आगे, ठीक है। O हो गया पर, लेकिन यहाँ पर N बैलेंस हो गया, तो N कितना है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, 3 इधर, N इधर है, 3 ही इधर है, देखो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 3 3 N। अब देखो O को देखो, 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1 6, देखो वो भी हो गया, ठीक है। तो बस ये होता है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या पता, चिमनी है यहाँ पर, ये चिमनी, ठीक है, चिमनी। इसके माध्यम से क्या होती है, व्यर्थ गैसें निकलती जाती है। व्यर्थ गैस का मतलब कौन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से व्यर्थ गैसें निकलती जाती हैं, व्यर्थ गैसेज, ठीक है। ये है, ये आपका क्वार्टज,
क्वार्टर क्यों लगाते हैं, जल धीरे धीरे आए। अब होता क्या है, यहाँ पर जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, जब ये NO2H2 के साथ क्या होता है, HNO3 बन जाता है। ठीक है, फिर ये तो खुद करती है रिएक्शन, HNO3 बनाते हैं, 2N नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो स्टीम के माध्यम से निकल जाती है बाहर, और H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी निकास लाइन बना देते हैं, यहाँ पर हम कोई बर्तन रख देते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड निकलता रहता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपका बन जाता है क्या, नाइट्रिक एसिड, किससे रिएक्शन करके, जल के साथ NO2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका कंसंट्रेट HNO3 बनता रहता है। ये आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, ये देखो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कंसंट्रेट HNO3, ये यहाँ पर बनता रहता है। ठीक है, ये HNO3 है, इसमें भी ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 बनता रहता है ऐसे। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको देखो दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहला क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, हम NH3 और O2 को इसमें से गुजारते हैं। ठीक है, क्या प्लेटिनियम की जाली होती है और 800 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब NH3 O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर तुरंत हम क्या करते हैं, इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ऑक्सीकारक कक्ष से गुजार देते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, O2 के साथ। जब NO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर तुरंत क्या होता है, हम तुरंत उसे किस में भेज देते हैं, अवशोषक कक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, इसका अगर नाम लिखना चाहूँ मैं तो इसका नाम क्या है, अवशोषक कक्ष। ठीक है, ये कौन सा आपका अवशोषक कक्ष है। ठीक है भाई, अवशोषक कक्ष। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अवशोषक कक्ष क्या होता है, NO2H2 के साथ रिएक्शन करता है, ये बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट इसकी डिस्कस करते हैं इसकी। ये तो हो गया आपकी क्या है, ये व्यापारिक विधि। ठीक है, ये इसकी व्यापारिक विधि तो हो गई भाई। ठीक है, व्यापारिक विधि से हम इसे कैसे बना सकते हैं वो तो हो गया। अब देखो इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मैं रिएक्शन की बात कर रहा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट इसके रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस करते हैं। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसके हम रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो इसके रासायनिक गुणधर्म है आपके, तो देखो अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गुणधर्म इसके भाई। तो देखो रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म में पहले हम क्या करते हैं, इसका ही अपघटन करके देख लेते हैं कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो क्या क्या मिल सकता है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, इसके अपघटन से। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं अपघटन। ठीक है, इसका हम अपघटन करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपघटन से क्या होता है। अपघटन का मतलब इसको ब्रेक करेंगे। तो जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, HNO3, अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ, ठीक है, जिससे आपको, जब HNO3 को, ठीक है, जब HNO3 का अपघटन, अपघटन का मतलब इसको गर्म करके हम क्या करते हैं, इसे हम ब्रेक करते, तोड़ते हैं इसको। ठीक है, अपघटन किया जाता है, किया जाता है तो, ठीक है, किया जाता है तो पता क्या बनता है, तो सिंपल है आपका क्या बनता है, जो आप अभी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है आपको भाई, क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये आप देख सकते हो भाई। अभी देखो HNO3 जब क्या करेगा, हम इसे जब हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो इसे हम ब्रेक करेंगे ना, हीट करेंगे तो होता क्या, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, NO2 मिलता है। अगर जब H और O हो तो जल में मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, H2 मिलता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है O2 ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। ठीक, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में मिलता है जब H और O है, और यहाँ पर O2 भी मिलता है। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करते हैं। अब हम इसको देखो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, तो सिंपल है, बैलेंस अगर हम इसको करेंगे तो ध्यान से देखना, वही सेम सिस्टम मैं चेक करूंगा। देखो N तो 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखो O कितना है, इधर कितना है 3, इधर कितना है 5, तो देखो 2 4 और 1 5 है ना, इधर 3 है, तो इसका मतलब पहले हम H को करके देखते हैं बैलेंस। ठीक है, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। H कितना है, इधर कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया 2H हो गया। ठीक है, H बैलेंस हो गया। अब देखो क्या O बैलेंस हुआ है या नहीं, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 3 2 5 नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर कैसा बन गया, इधर 5 है, इधर कितना है 3 दूनी 6। अब देखो एक तरफ ओड है, एक तरफ सम है, एक तरफ ओड है,
तो मैं क्या करूँ, तुरंत क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी ना, हम कर ही नहीं सकते बैलेंस, तो दो को क्या कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा। ठीक है, तुरंत मैं इसका क्या कर दूंगा, दोगुना कर दूंगा, तब देखेंगे इसको बैलेंस करके। तो मैंने क्या किया, 2 का क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखो बैलेंस करके n कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब भाई n तो एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी n होगा बैलेंस कितना, 4। तो n एक ही जगह पर है ना, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके तभी बैलेंस हो गया ना, n हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ऐसे देख लो h कितना है, यहाँ पर है 4, देखो यहीं पर हो सकता है, यहाँ पर कितना है 2, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तभी 4 होगा। h आपको दिख रहा होगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं, h 2 तो नहीं 4, 4h। अब देखो वो कितना है, 3 4 थी 12 है ना। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 8, और 8 और 2 10, 10 और 2 12, हो गया बैलेंस। ठीक है, ये है तो दोगुने का जो लॉजिक है ना एकदम अच्छा है, जिससे आप क्लियर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जब इसका आप गठन करोगे आप, तो ये वाली रिएक्शन होती है भाई। ठीक है, सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। हम इसकी अब देख लेते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, अम्लीय व्यवहार कैसा दिखाते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी अगर मैं अम्लीय प्रकृति देखना चाहूँ, ये तो हमें पता है कि कंसंट्रेट HNO3 प्रबल क्या है, ये प्रबल अम्लीय है। ठीक है, प्रबल अम्ल तो है ये। ठीक है, पर अब हम क्या करते हैं कि प्रबल अम्ल की क्या करते हैं, हम किसी क्षार के साथ या किसी क्षार का ऑक्साइड हो या कोई क्षारीय लवण हो, उसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है यहाँ पर क्या मिलता है, नाइट्रेट लवण मिलते हैं जब हम क्या करते हैं किसी क्षार के साथ। ठीक है, अब क्षार में कुछ भी हो सकता है, क्षारीय लवण भी हो सकते हैं, तो ये समझ लो इनके ऑक्साइड भी हो सकते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल में क्षार शब्द ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्षारीय ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं ना, पता क्या मिलता है हमें, नाइट्रेट लवण मिलते हैं। क्योंकि जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन अम्ल जब क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, लवण मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं, नाइट्रेट लवण मिलते हैं, नाइट्रेट लवण। ठीक है, क्या मिलता है, नाइट्रेट लवण। देखो रिएक्शन कराते हैं हम, फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं हम NaOH के साथ, CH ले लेते हैं, क्षारीय ले लेते हैं, पहले NaOH क्या था, HNO3। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, NaOH के साथ कराओगे, तो सिंपल आपको देखो ये यहाँ से पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, ये तो बन जाएगा ना NaNO3। क्या है, NaNO3 बनता कैसे, देखो Na लिया मैंने इधर से, ऋणायन ले लिया, इधर से ऋणायन ले लिया, NO3। इसका कितना है, -1 बैलेंस, इसकी कितनी है, +1 बैलेंस C। ठीक है, कैंसिल हो जाता है, NaNO3 बन गया, ये से बनता है NaNO3। ठीक, अब देखो HOH क्या बन जाएगा, H2। उदासीनीकरण हो गया, समझ लो ये तो उदासीनीकरण हो गया। मैं तो होता है अम्ल जब क्षार से रिएक्शन करता है, लवण बनता है प्लस चल। ठीक है, वही है। तो HNO3 किसके साथ रिएक्शन की, NaOH के साथ की, क्या बन गया, NaNO3 प्लस जल। ठीक है, ये हमने कुछ ले लिया। अगर मान लो कोई ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ मैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ रिएक्शन करा, देखो क्या होगा, Ca इसके साथ, Ca की वैलेंसी 2 होती है, Ca की वैलेंसी 2, NO3 की 1, तो Ca की वैलेंसी तो +2, NO3 की वैलेंसी -1। ठीक है, देखो प्लस माइनस ऐसे नहीं कि आप Ca नेगेटिव कर दो, ये उसका बैलेंसी का वो है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Ca का जब 1 से होगा तो Ca, और NO3 का जब 2 से होगा तो इसका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि NO3 की तो वैलेंसी एक ही है ना, तो बन जाएगा Ca, एक का मल्टीप्लाई Ca से होगा Ca, NO3 का जब 2 से होगा तो NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बन जाएगा, Ca NO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया। ठीक, अब क्या बचा, देखो H और OH वही बन गए जल, पर लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वहां पर जो बैलेंस हो गया था ये। ठीक है, H और OH और H आपको दिख रहा होगा जल बन रहा है, बस बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं। देखो NO3 कितना है, 2 है ना, यहाँ पर 1 है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया ये तो। ठीक है, अब देखो H बैलेंस है कि नहीं, H कितना है, 2H यहाँ पर है, 2H तो यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, 4 है, यहाँ पर कितना 2 ही है, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 4 हो जाएगा ना, 4H है। ठीक है, H भी बैलेंस हो गया, क्योंकि तभी तो बैलेंस किया ना, 2 का मल्टीप्लाई करके, 4 थी 4 कर दिया। अब O कितना है यहाँ पर, 2, इधर O कितना है, 2, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये किसके साथ कराई थी हमने, ये कराई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे, मैं इसकी CaCO3 के साथ करा दूं। देखो वैसे तो हो गई ये रिएक्शन, पर मैं और आपकी रिएक्शन करवाता जाऊंगा, ठीक है, 2-3, जिससे आपको ये रिएक्शन एकदम आसान हो जाए। ठीक है, जब आप HNO3 की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, CaCO3, तो देखो होता क्या है, Ca के साथ रिएक्शन हो जाएगी, कोई CnO3 का उल्टा ये बनेगा ना, CO की वैलेंसी 2, CnO3 का उल्टा अब की तरह। फिर क्या होता है, देखो आप अब देखो H है और CO3 है, इससे क्या बन सकता है आपको बताओ। देखो सिंपल है, यहाँ से क्या बन सकता है, एक तो H2 बन सकता है, आपको पता है H और O है तो इसका मतलब जल तो बनना ही बनना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज बन सकती है, पता है क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है। ठीक है, CO2 यहाँ से। ठीक है जी,
अब आपको वैसे ही दिख रहा होगा CO2 निकल रहा है यहाँ से। अब बैलेंस कर लो, ठीक है। NO3 कितना है, डबल, 2 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब H देखो कितना है, H कितना है 2, H यहाँ पर कितना है 2, बैलेंस है, ठीक है। O कितना है 3, कितना है 2 और 3, बैलेंस है, ठीक। C एक है, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, ठीक है, ये हो गया। अगर और हम इसके साथ रिएक्शन कराएं, और अगर इसकी रिएक्शन लूँ मैं, ठीक है, अगर मान लो मैं अगर HNO3 की रिएक्शन करा दूँ किसके साथ कराएं, अगर मान लो हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH, ठीक है। तो सिंपल है, क्या होगा आपको दिख रहा होगा, ये Na इसके साथ क्या बन जाएगा, NaNO3, ठीक है, NaNO3 ले लूँ मैं, NaNO3। अब देखो H और H और O क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO3 है, इसका CO2 भी निकलेगा यहाँ से, CO2 गैस भी, बैलेंस देख लो है कि नहीं ये, ठीक है। H कितना है, 1 और 1 2, 2 H है, ठीक। O कितना है 3, इधर कितना है 2 और 1 3, बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया हमारी किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। अगर हम एक और रिएक्शन कर रहे हैं, अगर HNO3 की रिएक्शन करा दूं मैं, ठीक है, वैसे ये हो गई, ठीक है। तो देखो और तो सब सिंपल है, और आप रिएक्शन करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एक और ले लूँ मैं, क्या, Na2CO3 के साथ, Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दें, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट है, तो ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो सिंपल है, Na की इसके साथ हो जाएगी, NaNO3 बन जाएगा, ठीक। अब ये मत कहना कि Na2 है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाए, कुछ नहीं, Na की वैलेंसी +1 होती है संयोजकता, इसकी +1 होती है संयोजकता, तो दोनों कैंसिल होकर के NaO3 बन जाएगा, ठीक है। अब H और O है तो इसका मतलब H2 बन जाएगा, और आपका CO2 निकलेगी, ये आपको पता ही है, दिख रहा होगा। अब इसको बैलेंस देख सकते हो भाई, तो NaO3, ठीक, H बैलेंस नहीं है इस पर यहाँ पर, ठीक है, H बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि Na कितना है, डबल है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, काम रहेगा आसान, Na 2 ना, Na2 है ना यहाँ पर, ठीक। अब देखो NO3 भी कितना हो चुका है, डबल हो चुका है, तो इसका यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी डबल करना पड़ेगा, ठीक। H कितना हो गया 2, कितना है 2, O कितना है 2 और 1 3, कितना है यहाँ पर O कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका, सिम तरीके से देखेंगे, ध्यान से रुको, Na 2 ना, ठीक है, NO3, देखो NaNO3 तो बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी ये Na डबल है, यहाँ पर भी ये तो बैलेंस है। अब देखो H और O और C देख लो, ठीक है। तो देखो O कितना है यहाँ पर 3, और ये देखो ये इसके साथ है, ठीक है। देखो ये तो मैंने एक साथ गिन दिया NO3, इससे तो मतलब है नहीं, O से, यहाँ की O से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये बस छोड़ो। यहाँ पर H देख लो, H कितनी है 2, H कितनी है 2, इसका देख लो O कितना है, O 3 है, 1 और 2 3 काम, ठीक है, बैलेंस है। ये देखो इसकी रिएक्शन, ठीक है, अम्लीय प्रकृति आपको दिख रही होगी, सब नाइट्रेट डबल बन रहा है। इसका अगर नाम लिखें, ठीक है, मैं नाम लिखना भूलूंगा इसका, अगर नाम लिखें, इसका नाम पता क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट इसका नाम है, ठीक। इसका भी नाम कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है भाई, ठीक। ये है, ये आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब देखो और इसकी इंपोर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई, अब ठीक है, ये तो इसकी वैसे ही रिएक्शन थी, अब इंपोर्टेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं इसकी, ठीक है। तो 3 2 1 टेक योर स्क्रीनशॉट। तो आपने भाई स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। अब देखो इसकी रिएक्शन अब कराते हैं हम, अब कराते हैं, हाँ देखो इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ना, अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखो जो ये ना, ये नाइट्रिक एसिड देखो किसके साथ रिएक्शन करता है, अधातु के साथ करता है, धातु के साथ करता है, और उपधातु के साथ करता है, ठीक है। और देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो है ये धातु वाला, ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा, देखो इंपोर्टेंट तो सभी है ये, पर लेकिन धातु वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट सी है, ठीक है। वैसे आसान करके मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी है, ठीक है। तो ये किसकी है, धातु वाली रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस रिएक्शन को, क्योंकि इसमें बहुत रिएक्शन है इसकी धातु के साथ, क्योंकि धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कई रिएक्शन है इसकी, ठीक, कम से कम 10 और 12 इसके लगभग रिएक्शन होंगे, ठीक है, 10 बार धातु लेंगे हम, ठीक। अब देखो धातु के साथ इसकी जो रिएक्शन है, इनको तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, इन दोनों के रिएक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है, अधातु और उपधातु के साथ, ठीक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अधातु वाला पोर्शन, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा धातु में जो रिएक्शन करता है ना, ये किसके साथ पता करता है, ये करता है कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है,
I2 आयोडीन के साथ और फास्फोरस के साथ, ठीक है, इनके साथ ये रिएक्शन करता है भाई, ठीक है, इन धातुओं के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, ठीक। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बन के साथ। तो देखो फर्स्ट है किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक। तो देखो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है, सिंपल ये पता करता क्या है, जो कार्बन आपकी इस कार्बन का कर देता है ये क्या, ऑक्सीडेशन, क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन, हिंदी में लिख देता हूँ, क्या कर देता है ये, ऑक्सीकरण कर देता है कार्बन का, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसमें बदल जाता है, CO2 में, किसमें बदल जाता है, CO2 में, कार्बन को ऑक्सीकरण के किसमें ट्रांसफर कर देगा, ये CO2 में कर देगा, और खुद को अपचित कर देगा और किसमें पहुंचा देगा, HNO3, खुद को क्या कर लेगा, अपचयन करवा देगा खुद का, ठीक है, खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, खुद अपचित हो जाएगा, क्योंकि भाई पता है ये क्या है, प्रबल क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। तो खुद का क्या कर लेगा, ये अपचयन करेगा, आपको बताइए खुद का क्या करेगा, अपचयन, दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण करेगा, CO2 में बन जाएगा, HNO3 अपचित हो जाएगा, अपचित होकर के पता किसमें बन जाएगा, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसमें पहुंच जाएगा, ये कंडीशन रहेगी यहाँ पर, ये कंडीशन रहने वाली, बस इसको आप समझ जाओ, हो गया कम। तो देखो क्या होता है जब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम प्रोसेसिंग के साथ इस रिएक्शन को डिस्कस करने वाले, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कार्बन की रिएक्शन HNO3 के साथ, प्रोसेसिंग को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला होता क्या है इसमें, देखो HNO3 आपको दिख रहा है ना, ये इसको ब्रेक करो आप, जब HNO3 ब्रेक होगा तो आपको पता है इसमें से पता क्या बनता है, देखो H2 मिलेगा आपको, HNO है, H2 मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिलेगा और आपको, और आपका मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पर मिलती है नवजात ऑक्सीजन हमें, ठीक है। जब हम HNO3 को ब्रेक करेंगे ना, ठीक है, HNO3 को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या मिलता है पता है, H2 मिलता है, NO2 और नवजात ऑक्सीजन, क्या होती है, नवजात ऑक्सीजन, ये चीज मिलती है हमें, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। अब आप इसे बैलेंस कर लो, ठीक है, तो बैलेंस करोगे आप, आपको दिख रहा है H कितना, डबल, तो 2H हो गया, N कितना हो गया, 2 गुना हो गया N, तो N को डबल कर दो, बस। अब देख लो H कितना हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी O 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6, वो बैलेंस है ना, ठीक, ये चीज, तो इसको हम ब्रेक करते हैं तो ध्यान रखना ये बनता है H2O NO2O, क्योंकि आप देखो जो रिएक्शन होने वाली है ना इसमें कंसंट्रेट के साथ होने वाली सभी रिएक्शन, ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी कंसंट्रेट HNO3 हम यूज करते हैं ना तो NO2 मिलता है हमें, क्या मिलता है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ये नहीं कि हर कंडीशन में NO2 मिलेगा, बट ज्यादा कंडीशन में आपको NO2 मिलता है, कंसंट्रेट HNO3 को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो H2O NO2 ये हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब होता क्या है, जो आपको नवजात ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगी, कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा, C+O, क्या बन जाएगा, CO2 गैस, ये बन जाएगी, ठीक है। हुआ क्या, HNO3 का ब्रेक किया हमने, H2 मिला, NO2 गैस मिली प्लस O, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर, ये मिला। होता क्या है, जो नवजात ऑक्सीजन है ना ये कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, इस नवजात ऑक्सीजन से किसके साथ करेगी, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपको बताइए क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नवजात ऑक्सीजन भाई ये अगर मान लो क्या है, कंसंट्रेट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीकारक है तो ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा कि नहीं करेगा, तो वही है, जो ये नवजात ऑक्सीजन इसने दी है ना ये इसके साथ रिएक्शन करेगी और कार्बन का क्या कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन की ऑक्सीडेशन की यहाँ पर कितनी है, 0, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी पता है, ये हो गया यहाँ पर देखो +4, तो 0 से +4 क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो बस यही है, तभी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे स्ट्रॉन्ग ही ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो सॉरी ऑक्सीकरण करेगा ना उसकी भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंचा देगा उसको, किसमें, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहुंचा देगा उसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ये +4, ठीक, CO2 ये। अब आप क्या करो, देखो होता क्या है, ये प्रोसेस होता है रिएक्शन करने का, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करो, O कितना है, डबल, O कितना है यहाँ पर 2। अब देखो आप इस रिएक्शन को जब जोड़ो, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या करो, ऐड, देखो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का रिएक्शन HNO3 ब्रेक होता है इसमें, फिर होता है कि हम कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ होती है CO2, ये प्रोसीजर है इसका, ठीक है। अब देखो टोटल रिएक्शन आ जाएगी जब इसको आप ऐड करोगे, तो देखो आप भाई जितनी O थी उतनी तो रिएक्शन करेंगी, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिर्फ ओनली सिंगल O है, यहाँ पर कितना डबल, इसका मतलब यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, डबल ही होनी चाहिए, ध्यान रखना कितनी, डबल ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब पूरे में क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, अब हो गया ना मामला सही, कितनी हुए 2, तो इसका मतलब इसमें भी 2 ही होनी चाहिए ना, जितनी भाई नवजात ऑक्सीजन थी वही तो रिएक्शन कर दी ना कार्बन के साथ, तो जितनी उतनी ही होनी चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया उसके बराबर हो गई। अब देखो 2 दूनी 4, कितना हो गया 4HNO3, ठीक है। अब देखो ये डबल हो गई, ये तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, ठीक, 2 दूनी 4 ये, ठीक है। अब जोड़कर लिख रहे हैं, देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, 2 दूनी 4 कार्बन, देखो कोई कार्बन से कैंसिल नहीं हो रहा, कार्बन ये, ठीक। अब देखो सिंपल, 2 दूनी 4, वो सॉरी 2H2O कितना 2H2O देख रहे ना 2H2O, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 कितना है 4NO2, 4NO2 ऐसा है ना भाई, 2 इस 2 का मतलब है कि सभी में मल्टीप्लाई है इस 2 का, ठीक है। तो 2 दूनी 4 HNO3, 2 का सभी तो होगा 2H2O, 2 दूनी 4 4NO2, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा CO2 गैस, CO2 गैस ये। तो बस ये इसमें देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो आपको दिख रहा है, कार्बन का यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है यहाँ पर भाई। और ये मैंने क्या था खुद का क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, अपचित हो जाएगा खुद किसमें NO2 में, आप देख सकते हो HNO3 किसमें हो चुका है, NO2 में हो चुका है, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो रिएक्शन को, एकदम आसान है, मैंने आपको बता दिया। HNO3 जब ब्रेक होगा तो H2NO2 ये बनेगा, जब नवजात ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर जाएगी ऑक्सीजन के उस कार्बन के साथ, CO2 गैस बना लेगी, इस रिएक्शन को आप जोड़ दो। होता क्या है रिएक्शन में, जब अगर देखो चलिए अपक्रिया के पश्चात और अपक्रिया के पूर्व, ठीक है, हम कैंसिल पता क्या होता है, अपक्रिया के पूर्व वाला और अपक्रिया के पश्चात वाला दोनों कंडीशन कैंसिल हो जाती है। देखो ये क्या था, अपक्रिया के पश्चात वाला, इससे ये कैंसिल, ठीक है, ये समझ लो कि अपोजिट हो जाती है कैंसिल, तो वो ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन देखो होंगी ना रिएक्शन, तो आपको एकदम क्लियर होती जाएंगी चीजें, ठीक है। आप इसका स्टूडेंट हो, फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं हम सल्फर के साथ, ठीक। तो 3 2 1 स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भाई, ठीक। तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं सल्फर के साथ, ठीक। आपको देखो रिएक्शन अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखो जब इसके साथ होगी सेम रिएक्शन, सेम प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। सेकंड आपकी सल्फर के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है। देखो सल्फर के साथ रिएक्शन होगी, जब होता है क्या, वही सेम कंडीशन करो, HNO3 कैसा ले आएंगे, कंसंट्रेट के साथ होनी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कंसंट्रेट HNO3 यूज होगा, ठीक है। जब आप इसको क्या करो ब्रेक करो तो H2O सीधा लिख दूं, 2 क्या निकलेगा 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सी, नवजात ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करेगी आपकी इससे सल्फर के साथ, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन, वही सेम प्रोसेस है पहला, वही है ना सेम, ठीक है। अब S किसके साथ रिएक्शन कर जाएगी, O के साथ, क्या O के साथ, ठीक है। अब देखो अब आप बताओ क्या SO2 बनेगा क्या SO3 बनेगा, ये दोनों है ना हमारे पास कंडीशन, SO2 गैस बनेगी SO3 गैस बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर S की ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे प्लस का 4 है, यहाँ पर देखो प्लस का 6 है। अब मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग ही ऑक्सीकरण समझ लो, इसका स्ट्रॉन्ग ही ऑक्सीकरण करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकरण मतलब है कि उसकी जिसका ये ऑक्सीकरण कर रहा होगा उसको से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंचा देगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, इसमें ज्यादा है ना, तो बस ये बनेगा, क्या बनेगा SO3 बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें तो CO2 उसकी हाईएस्ट थी, ये नहीं समझ सकते, कह नहीं सकते आपका CO3 होता ही नहीं है, ठीक है। तो SO3 गैस बनेगी, क्यों बनेगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ये अब होता क्या है, आपको पता है एक चीज तो आपको याद होगी भाई, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ये तो पता होगा ना आपको, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। जब अगर अम्लीय है तो जल के साथ रिएक्शन तो करेगा भाई, जल तो है ये रहा H2O, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर SO3 भी जल के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, क्योंकि अम्लीय होते हैं धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, तो अम्लीय है तो जल के साथ रिएक्शन करेगा, जब जल है तो ये रहा जल SO3 का रिएक्शन करेगा। तो अब देखो H2 SO3 ये रहा, एक यहाँ से आ जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा SO4, H2 क्या बनेगा SO4, क्या बनेगा H2SO4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा नहीं था, ठीक है। सल्फर के साथ होता है क्या है, तो देखो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, सल्फर का ये ऑक्सीकरण कर देता है किसमें H2SO4 में, ठीक है, इसमें कर देता है इसका ऑक्सीडेशन, ये यहाँ समझ जाना सल्फर का किसमें H2SO4 में, और खुद तो वो सेम ही कंडीशन है, खुद का तो वही करेगा, अपचित होगा किसमें NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ही अपचित होगा ये, ठीक है, किसमें NO2 में, तो ये किसमें H2SO4। अब इस रिएक्शन को आप जोड़ो, अब देखो मैंने बैलेंस नहीं किया था ना ये, तो देखो S कितनी वो यूज यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये बैलेंस, तो ये तो बैलेंस है ये ना, S2 2 O कितना 4 S 1, ठीक है, बैलेंस है, ये बैलेंस कर लिया। अब वही सेम कंडीशन, कितनी वो यूज हुई यहाँ पर 3, तो 3 ही यूज होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो पूरी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें हो जाएगा बैलेंस, देख लो 3 होगी वो, ठीक। अब उससे तो कैंसिल हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, अब जोड़ दो रिएक्शन को, तो देखो 3 दूनी 6 HNO3, ठीक है, प्लस अब देखो
S2 3 कैंसिल, ये कैंसिल, देखो ये कैंसिल है ना, ये तो S और 4। अब देखो ध्यान से कितना चल रहा है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से कितने का 3 का मल्टीप्लाई, इधर तो 1 है इधर 3 है, और कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, इधर ही बचेगा 2S2, उधर ही बचेगा ना, यहाँ पर तो 1 है यहाँ पर 3 है, तो उसमें 3 यहाँ पर 1, कितना बचेगा उधर 2S2 बचेगा, उधर ही बचेगा, ठीक है, इधर नहीं बचेगा कुछ भी। चल इधर कितना बचेगा 2S2, तो 1 इधर 3 उधर, तो 3 में से 1 खत्म, कितना बचा 2S2, ठीक है। और देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 NO2, ठीक। ये अब देखो क्या है H2SO4, ये बन गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा S किस में हो गया, H2 इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो भाई, ठीक है। ये तो चलो लिखने को ही अब समझ गए होंगे आप, ये रिएक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो बैलेंस, ये जो रिएक्शन निकली है ना, बैलेंस निकली है, और जब मैं इसको डायरेक्ट करता ना इसके साथ, तो आपको बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इस रिएक्शन को भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको एकदम क्लियर हो रही है रिएक्शन बैलेंस होगी एकदम, ठीक है। अगर हम बात करना वैसे जो सल्फर होता है, आपको पता है कि सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है, ना कि एस के रूप में, किसके रूप में S8, ये इसके, ये तो होता है इसका एसिड, इसके रूप में तो पाया जाता है ये, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, अगर मान लो एसिड के रूप में अगर रिएक्शन करवा रहा है ना तो सिंपल है, ठीक है। ये तो मैंने सल्फर के साथ बता दी, सिर्फ ओनली एस के साथ, वैसे एसिड के रूप में पाया जाता है। अगर मान लो हम एसिड के रूप के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, सेम जो सिंपल है, एस को क्या कर रहा हूँ मैं S8 कर रहा हूँ, इसका मतलब 8 गुना कर रहा हूँ इसको, 8 का गुणा इसमें कर दो आप, 8 6 48 48 HNO3, और करके लिख लेना आप, एसिड के रूप में लिखना चाहते हो रिएक्शन को, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 8 दूनी 16 H2O, 8 का इसमें हो जाएगा 8 6 48 NO2, 8 का इसमें हो जाएगा 8 H2SO4, ये ठीक है। तो S8 के रूप में भी हो गया ये रिएक्शन। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं I2 के साथ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो अब भाई, ये क्या बना है, इसका नाम तो आपको पता ही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और तो कोई इसमें नहीं है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो 3 2 1, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम डिस्कस करते हैं I2 के साथ, I2 ठीक, देखो ये देते हैं धातु I2, तो देखो आयोडीन के साथ करना भाई, ठीक है। तो देखो सिंपल है, इसके साथ रिएक्शन वही है, प्रोसेस वही रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, देखो ये I2 का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, किसमें पता है, किसमें करेगा पता है, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड का मतलब HAO3 में, इसमें कर देगा आयोडिक अम्ल, ठीक है, इसमें कर देगा आपको अब ये ऑक्सीकरण, ठीक है। और वो तो सेम ही है, फिर HNO2 में जाएगा, ठीक है। तो HNO3 की रिएक्शन हम जब इसको ब्रेक करेंगे कंसंट्रेट, तो 2 लेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं रिएक्शन, आपको पता ही होगा क्या क्या होगा, H2O + 2NO2 + O, नवजात ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। ये होने वाला है, नवजात ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करेगी आपकी, इस I2 के साथ, ठीक है, I2 के साथ रिएक्शन करेगी O, क्या बनाएगी आपको पता है, I2O5, ठीक है। क्या बनाएगी पता है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड, नाम लिखो इसका, आयोडीन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, ये बनेगा इसमें यहाँ पर ये चीज I2O5। अब अगर आपको पता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, तो अम्लीय जल भी है, तो रिएक्शन कर जाएगा तुरंत किस I2O5 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, H2 के साथ, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब जब इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा पता है, HAO3 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि I2 का ऑक्सीडेशन किस में कर देता है ये, आयोडिक एसिड में, तो ये किस में बन जाएगा पता है, HiO3 इसका नाम है। इसको देखो बाद में लिख देंगे जब रिएक्शन जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम बैलेंस करना भूल गए, यहाँ पर कितनी वो है, यहाँ पर 5, वो 5 है ना, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस। अब इसको देख लो बैलेंस है कि नहीं, ठीक, देखो ध्यान से देखना, I कितना है, डबल, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लो H कितना हो गया, 2, H भी 2 है, ठीक है, I डबल हो गया, O कितना 3 दूनी 6, 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर 6, बैलेंस है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 1, तो मल्टीप्लाई 5 का करना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा भाई। तो जितनी O हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो उतनी तो होनी चाहिए ना, उतनी जितनी I होंगी यहाँ पर उतनी यूज करेंगे हमने, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, उतनी होंगी
यहाँ पर उतनी ही आएंगी जितनी हम यहाँ यूज कर रहे होंगे, तभी तो सेम रहेगा ना भाई, उतनी वही वो तो नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही है वही तो रिएक्शन कर रही है ना, ठीक, तो जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे शेयर कर दो, तो देखो 5 नहीं 10, 10H3 10। अब देखो इसका नाम लिखता हूँ क्योंकि आपको नाम याद हो जाएगा, इसका नाइट्रिक एसिड है इसका नाम, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो देखो ये तो खत्म, ये खत्म। अब देखो क्या I2, अब देखो जल का 1 मोल यहाँ पर है, यहाँ पर कितने 5, उधर ही बचेंगे ना, इधर तो नहीं बचेगा, उधर 5 है इधर 1 है, उधर बचेगा कितना 4H2, एक चले जाएगा 4H2, और देखो 5 नहीं 10, कितना है 10NO2, ठीक। अब देखो और क्या बचा, ये बचा 2HiO3, ठीक है, इसका नाम क्या है आयोडिक एसिड, ठीक। तो देख रहा होगा I2 किसमें पहुंच गया, HiO3 में, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन एकदम आसान लगे रहेंगे, आपको बार बार वही सेम कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। आप एक बार रिवीजन कर लेना, आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी लास्ट रिएक्शन बताता हूँ मैं P4, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो 3 2 1 आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। देखो HiO3 में अगर मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो HiO3 में पता क्यों गया, क्योंकि देखो HiO3 में इसलिए पहुंचा क्योंकि HiO3 ही अगर आप देख सकते हो HiO3, ठीक है, यहाँ पर आई की ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लग रही है कितनी +5, ठीक है। तो वो है इसलिए हमने वो HiO3 में गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो जो ऑक्सीडेट करेगा वो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ही करेगा, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम वही बनने का प्रोडक्ट भी वही सेम रीजन है, ठीक है, किसके साथ P4, ठीक है। तो पहले हम फास्फोरस लेकर चलते हैं, क्योंकि पाया तो वैसे P4 के रूप में, ये जैसे एसिड पाया जाता है, सल्फर है वो एसिड के रूप में पाया जाता है, जैसे फास्फोरस P4 में, तो लेकिन हम फास्फोरस लेकर चलेंगे और हम P4 की रिएक्शन वहीं पर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे एसिड की निकाली थी। तो देखो सिंपल है, क्या होता है फास्फोरस का ये पता ऑक्सीडेशन पता किसमें कर देता है, ये कर देता है आपका H3PO4 में, ठीक है, किसमें फास्फोरिक एसिड में। अब देखो फास्फोरिक एसिड में ही क्यों करता है भाई, एक फास्फोरिक एसिड में ही क्यों करता है, H3PO3 भी तो है भाई, ये भी तो है, इसमें क्यों नहीं करता। अब देखो इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और इसमें निकालोगे तो आपको पता होगा कि P की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन से एसिड में है, इसमें या इसमें, आपको सीधा सीधा दिख रहा है वहां पर -8 + 3 कितना आ जाएगा +5, यहाँ पर देखो -6 और +3, -6 3 दूनी 6 ना, और +3 यहाँ पर +3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है आई बटन लिंक मिल ही रहा होगा आपको, देख सकते हो भाई, ठीक है। -8 + 3 + 5, तो देखो किसकी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है ना, तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग में ही पहुंचाएगा, तो इसका मतलब तब बनता है H3PO4, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर फास्फोरस की +5, यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं बनता ये, ठीक, ये बनता है। तो देखो रिएक्शन करेंगे सेम, पहले आप HNO3 को ब्रेक कर लो, ठीक है, HNO3 किसमें चेंज हो जाएगी, H2 + NO2 + नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, ये होगा ना पहला स्टेप, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ P के साथ PO। तो आपको पता है फास्फोरस जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा P2O5 बनाता है, ये तो आपको पता ही होगा ना, P2O5 बनाएगा, ठीक, क्योंकि पेंट ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये P2O5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्या नाम है इसका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, ये बनता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक। तो बैलेंस कर लो कितनी पी है 2, कितना हुआ 5 का मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, ठीक है, ये ऐसे। अब होता क्या है अम्लीय होते हैं भाई धातुओं ऑक्साइड, तुरंत रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, ये जल के साथ रिएक्शन कर जाएगा H2 के साथ, ठीक है। तो क्या बना लेगा H3PO4, क्या बना लेगा H3PO4। अब आप देखो 5 है ना, ये क्या है मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तभी तो रहेगा बैलेंस, जोड़ दो आप इसको, 5 नहीं 10, 10HNO3, क्या है इसका नाम है यूज किया मैंने नाइट्रिक एसिड, क्या नाम है इसका नाइट्रिक एसिड, ठीक। और देखो कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, कितना है 2P, फास्फोरस 2, ठीक है। और देखो इधर कितना 1 मोल है, 2 का पावर 5 है, तो इधर ही बचेगा ना, इधर ही तो बचेगा 4, उधर ही तो बचेगा, ठीक, 5 नहीं 10, 10NO2, ठीक।
अब देखो और ये बचा कितना है H3PO4। देखो शायद ये बैलेंस नहीं हुआ, ये बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। एक बार चेक करो ध्यान से, P कितना है 2 है, यहाँ पर एक ही है, 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गए, ठीक है। 3 दूनी 6, 2, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलो को तो रुको, एक मिनट, चलो ये तो कैंसिल हो गया। वैसे भी हम इसको लिखने से पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो P तो हो गया बैलेंस, ठीक है। अब H को करो तो H कितना है 3 दूनी 6, इधर कितना है 2 ही है, इसको 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, बैलेंस हो गया ये तो H। अब वो को देखो 3 इधर 5 8, 4 दूनी 8 हो गया बैलेंस, ठीक है। अब कर लो, अब जोड़ लो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 H03 हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से आप, इधर कितनी है 5/2, कितना है यहाँ पर 5/2, यहाँ पर कितना है 3/2। अब कौन सा ज्यादा है, उधर ही तो आता है 5/2, उधर ही बचेगा ना 2/2, ठीक है। तो उधर ही बचेगा 2/2 इधर ही, ठीक है। ये प्लस, अब देखो ध्यान से कितना है 5 दूनी 10, 10 NO2, ठीक है। प्लस ये कितना है 2H3PO4, क्या नाम है इसका पता, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम। अब आपको दिख रहा होगा, देखो पूरी इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 का डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। पूरी में हो रहा है, देखो 2 का डिवाइड पूरी में हो रहा है, तो देखो 5HO3P, ठीक। तो 2 का डिवाइड हो रहा है तब कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर नहीं होता तो नहीं करते। ये कितना हो जाएगा H2O प्लस ये कितना हो जाएगा 5NO2, ये कितना हो जाएगा आपका H3PO4, ठीक है। 2 का डिवाइड किया, 2 कैंसिल, 2 का इसमें करोगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस ही होगी रिएक्शन, ठीक है। और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, और करके और भी लिख सकते हो P4 के रूम में, ठीक है। तो देखो किस में रूम में P4, कितना चेंजिंग होगा वो मैं समझाता हूँ। देखो P एक था, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये समझ लो 4 का इसमें कर दो, P से P4 बना है, 4 ये गुना हो गया, ये समझ लो 4 गुना अधिक हो गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ 5 20, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 4 का यहाँ पर 20 NO2, ठीक है। यहाँ पर कर दो 4 का, कितना हो जाएगा H3PO4, ठीक है। देखो ये रिएक्शन बैलेंस भी होगी, या आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज, ठीक। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम जब इसकी रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको हम तभी देखेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लो रिएक्शन को, एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम धातुओं के साथ जो सेकंड पार्ट आएगा उसको डिस्कस करने के बाद इस पर हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उपधातु की 2 रिएक्शन उपधातु में उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको बाइंड अप कर देंगे इस वीडियो को, फिर हम धातु की रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उपधातु में 2 ही मैटर होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2 ही आपको उसमें मिलने वाले एलिमेंट, तो देखो इसकी थोड़ा आपने ले लिया होगा भाई। अब देखो धातु में 2, तो इस रिएक्शन को लिखने दो, ठीक है। जो रिएक्शन होगी वो इससे रिलेटिव होगी, देखो उपधातु, ठीक है। तो देखो तो उपधातु में 2 रिएक्शन होने वाली है, एक तो आर्सेनिक ES, क्या कहते हैं इसको आर्सेनिक, बताओ आपको, ये होता है Sb, जिसको क्या कहते हैं एंटीमनी, ये 2 होते हैं ना, इसका नाम आर्सेनिक होता है, इसका नाम एंटीमनी होता है, ठीक है। सेम कंडीशन जैसे P फास्फोरस को वो किस में पहुंचा रहा था फास्फोरिक एसिड में, ऐसे ही जो HNO3 है वो AS को पता किस में पहुंचा देगा, ये पहुंचा देगा आपको आर्सेनिक एसिड में, किस केस में आर्सेनिक एसिड में भाई, ठीक है। सेम है ये रिएक्शन तो भाई, आर्सेनिक एसिड, एसिड का मतलब अम्ल, ठीक है। सेम रिएक्शन, देखो सेम फॉर्मूला है, H3PO4 था, सॉरी ये था H3PO4, ये तो था H3PO4, ये सेम है, बस P की पर क्या आ जाएगा AS आ जाएगा, बन जाएगा वही फॉर्मूला H3ESO4, ये हो जाएगा आपका किसका आर्सेनिक का H3ESO4, क्या H3ESO4, बताओ H3PO4 से बन गया ना H3ESO4, बस फास्फोरस किसमें जा रहा था फास्फोरिक एसिड में, तो AS किस में जाएगा आर्सेनिक एसिड में, सेम फॉर्मूला है। P की पर क्या कर दो AS कर दो, ठीक। अब ये एंटीमनी है, ये पता है किस में जाएगा एंटीमोनिक एसिड में, ठीक है। एंटीमोनिक एसिड में, एंटीमोनिक एसिड, ठीक है। सेम फॉर्मूला है H3, जैसे P किस में आ रहा था फास्फोरिक में, ऐसे ये किस में जाएगा एंटीमोनिक एसिड में, बस
एस था, उसके ऊपर क्या आ जाएगा एस बी, ये बस ये है, इसमें लेंगे। और रिएक्शन सेम ये है, ऐसे ये रिएक्शन है सेम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ। और अगर आप प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर था उसको करने के प्रोसीजर के बारे में तो निकल रही थी ये रिएक्शन, आप ऐसे करके देखना भाई, ठीक है। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब प्रोसीजर के साथ करके देखना, एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है 5HNO3 ठीक प्लस किसको AS, ये होगा ना। सेम रिएक्शन इसके साथ करो, देखो क्या बना था H2O प्लस कितना बने थे 5NO2 ठीक है प्लस, बस इसकी और क्या आ जाएगा ये आ जाएगा H3ESO4, ये रिएक्शन कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके साथ अब देखो इसके साथ क्या हो जाएगा 5HNO3 ठीक प्लस SB, ये क्या हो जाएगा H2O प्लस 5NO2, सेम रिएक्शन है H3SbO4। आप बैलेंस देख लो, बैलेंस है कि नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो H कितनी है, आप H को लिख देते हैं पहले, ठीक है। 5 लेता है तो अब देखो 2 और 3 5, H कंप्लीट है ना, H बैलेंस है ठीक। N कितनी है 5 5 N है, देख लो ये भी है ना। O कितना है 5 15, इधर 15 है ना, O 1 और 5 दूनी 10, 11 हो गया, 11 4 15 है, देख लो ये ऐसे एक है। तो इसका मतलब जब ये है तो भाई ये भी होगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपको दिख रही होगी सेम इस पैटर्न की रिएक्शन थी, सेम इस पैटर्न की रिएक्शन थी, सेम इस पैटर्न की रिएक्शन थी, ठीक है, सेम इसकी थी, मैंने ये करा दिया। आप प्रोसीजर के साथ सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको किया था ऐसे इनको करके देख लेना भाई, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर फोकस करेंगे धातु को, ठीक है, क्योंकि ये अलग रखा है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलने वाली है आपको। देखो इसमें तो सिर्फ ओनली जो यूज किया था ना, ध्यान रखना कंसंट्रेट यूज किया था, क्या कंसंट्रेट। इनमें जो धातु में जो रिएक्शन होती है ना, कुछ ऐसी भी है जो जिंक है, कॉपर है, आयरन है, उसमें HNO3 अलग अलग कंडीशन पर रिएक्शन करता है। जैसे तनु लिया, तनु प्लस कोल्ड ले लिया हमने, जैसे हमने अगर मान लो कंसंट्रेट ले लिया, कंसंट्रेट प्लस वाटर ले लिया, ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगा इसके साथ, किसकी धातुओं में, ठीक। तो बस इसमें तो सिर्फ कंसंट्रेट के साथ करती है रिएक्शन, उसमें अलग अलग कंडीशन के साथ भी रिएक्शन करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस बात को बाइंड अप करते हैं, ठीक। तो 3 2 1 टेक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भाई, ठीक। तो बस इस क्लास को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपने फ्रेंड को बताना ना भूलना है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं आपको देखो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक।